हाय एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 11th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक का पार्ट नंबर 2 प्रायद्वीपीय अपवातंत्र। प्रायद्वीपीय अपवातंत्र हिमालय अपवातंत्र से पुराना है। यह तथ्य नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा व उथला होने से प्रमाणित होता है। पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। तो ये देखो, नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की तरफ जाके अरब सागर में गिरती हैं और बाकी जितनी भी नदियां हैं वो लगभग बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन व सोन नदियां गंगा नदी तंत्र का अंग हैं। प्रायद्वीपीय के अन्य प्रमुख नदी तंत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता यह है कि एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, वे सर्प नहीं बनाती और ये बारहमासी नहीं है। यद्यपि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदी और तापी का अवसाद है। प्रायद्वीपीय अपवातंत्र का उद्विकास अति प्राचीन काल की 3 प्रमुख भूगर्भीय घटनाओं ने आज के प्रायद्वीपीय भारत के अपवातंत्र का स्वरूप प्रदान किया है। आरंभिक टर्शरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का अवतलन या धसाव, जिससे यह समुद्र तल से नीचे चला गया, इससे मूल जल संभर के दोनों ओर नदी की सामान्यतः सममित योजना में गड़बड़ी हो गई। नंबर 2, हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीप खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ और परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। नर्मदा और ताप्ती इन्हीं भ्रंश घाटियों में बह रही हैं और अपरद पदार्थ से मूल दरारों को भर रही हैं। इसलिए इन नदियों में जलोढ़ व डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है। नंबर 3, इसी काल में प्रायद्वीप खंड उत्तर पश्चिमी दिशा से दक्षिण पूर्व में दिशा में झुक गया है। परिणाम स्वरूप इसका प्रभाव बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय में अनेक नदी तंत्र हैं। प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। यह नदी 851 किलोमीटर लंबी है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है। इस नदी की अपवाद द्रोणी 53% भाग मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में और 47% भाग उड़ीसा राज्य में है। तो ये देखो क्या है कि ये महानदी के बारे में बताया गया है कि ये 851 किलोमीटर लंबी है, जल ग्रहण लगभग इतने किलोमीटर है, नौ संचालन भी होता है। मतलब जो राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं होते, जल राष्ट्रीय राजमार्ग, वो है इसके अंदर छत्तीसगढ़ में और 47% उड़ीसा में है इसका भाग। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। इसकी सहायक नदियां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती हैं। यह 1465 किलोमीटर लंबी है, जिसका जल ग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र का 29% भाग महाराष्ट्र और 49% भाग महाराष्ट्र और 20% भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है और शेष भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसकी मुख्य सहायक नदियां पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा है। पोलावरम के दक्षिण में, जहां इसके मार्ग के निचले भागों में भारी बाढ़ें आती हैं, गोदावरी एक सदृश
प्रपात की रचना करती है। इसके डेल्टाई भाग में ही नौ संचालन संभव है। राजामुंद्री के बाद यह नदी कई धाराओं में विभक्त होकर एक वृहद डेल्टा का निर्माण करती है। कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। सबसे बड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी गोदावरी है। सेकंड है कृष्णा। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। इस नदी के कुल जल ग्रहण क्षेत्र का 27% भाग महाराष्ट्र में, 44% भाग कर्नाटक में और 29% भाग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। कावेरी नदी कर्नाटक के कागुडू में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से 1341 मीटर से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और यह 81,155 वर्ग किलोमीटर को अववाहित करती है। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा उतार चढ़ाव के साथ यह नदी लगभग सारा साल बहती है क्योंकि इसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। इस नदी की द्रोणी का 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक में 56% भाग तमिलनाडु में। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां कामिनी, भवानी और अमरावती है। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य यह भ्रंश घाटी से, जिसको रिफ्ट घाटी बोला जाता है, भ्रंश घाटी से बहती संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखंड और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। लगभग 1312 किलोमीटर दूरी तक बहने के बाद यह बड़ौच के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है। 27 किलोमीटर लंबा जवाहरानंद मुख बनाती है। डेल्टा जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं और जो अरब सागर में गिरती हैं वो ज्वारमुख बनाती हैं। सरदार सरोवर परियोजना इसी पर बनाई गई है जो 3 स्टेट की है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो ये है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है इसकी सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। 1400 सबसे बड़ी नदी इसकी गोदावरी है जो 1465 किलोमीटर। सेकंड इसकी कृष्णा नदी है। नर्मदा संरक्षण के लिए प्रारंभ की गई योजना नमामि देवी नर्मदे एक यात्रा के विषय में जानकारी एकत्रित ये एक योजना दी गई है। तापी पश्चिमी दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी एक नर्मदा है जो पश्चिम दिशा की तरफ बहती है और एक ताप्ती है। यह मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। यह 724 किलोमीटर लंबी नदी है और लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अववाहित करती है। इसके अववाह क्षेत्र का 79% भाग महाराष्ट्र में, 15% भाग मध्य प्रदेश में और शेष 6% भाग गुजरात में पड़ता है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। अरावली के पश्चिम में लुनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह पुष्कर के समीप 2 धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उन्नत होती है जो गोविंदगढ़ के निकट के आपस में मिल जाती है। यहाँ यह नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लुनी कहलाती है। तालावाड़ तक यह पश्चिमी दिशा में बहती है और तत्पश्चात दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में जा मिलती है। संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक है। नदी जल उपयोग की सीमा भारत की नदियां प्रतिवर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन करती हैं, लेकिन समय व स्थान की दृष्टि से इसका वितरण समान नहीं है। बारहमासी नदियां वर्ष भर जल का वहन करती है, परंतु अनित्यवाही नदियों में शुष्क ऋतु में बहुत कम जल होता है। वर्षा ऋतु में अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है और समुद्र में बह जाता है। इस प्रकार जब देश के एक भाग में बाढ़ होती है तो दूसरा सूखाग्रस्त होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये जल उपलब्धता की समस्या है? क्या इसके प्रबंधन की
क्या आप देश में एक साथ आने वाली बाढ़ और सूखे की समस्या को कम करने के सुझाव दे सकते हैं? क्या एक द्रोणी की जल आधिक्य को जल की कमी वाली द्रोणियों में स्थानांतरित करके इस समस्या को समाप्त अथवा कम किया जा सकता है? क्या हमारे देश में नदियों की द्रोणियों को जोड़ने संबंधी कोई योजना बनाई गई है? गंगा नहर बनाकर गंगा नदी का पानी प्रायद्वीपीय नदियों में स्थानांतरित किया जा सकता है। ये समस्या पूछी गई है कि क्या ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। नदियाँ प्रदूषित क्यों होती है? क्या आपने शहर के गंदे पानी को नदियों में गिरते देखा? औद्योगिक कूड़ा करकट कहाँ डाला जाता है? बहुत से शमशान घाट, नदी किनारे और कई बार मृत शरीरों को नदियों में डाल दिया जाता है। कुछ त्योहारों पर फूलों और मूर्तियों को नदियों में डुबो दिया जाता है, जैसे गणेश विसर्जन करना। बड़े पैमाने पर स्नान व कपड़े धोना भी नदी जल को प्रदूषित करता है। नदियों को प्रदूषण मुक्त कैसे किया जा सके? क्या आपने गंगा एक्शन प्लान और दिल्ली में यमुना सफाई अभियान के विषय में पढ़ा है? नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु तो ये आपसे ही क्वेश्चन पुट किए गए हैं कि क्या ऐसे किया जा सकता है। तो थर्ड चैप्टर खत्म। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।